हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज चल रही है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की 6th क्लास है। यदि आप लोगों ने लास्ट 5 क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्या बना दी, एक प्ले लिस्ट बना दी। आप लोग मेरे पेज पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट दिखेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें मैं 5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, हम अभी तक पढ़ चुके थे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16। आप लोग स्क्रीन पे देखिए। देन 1 से 16 एंड हमने सेक्शन 19 में कंप्लीट कर लिया था। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल टॉपिक हैं, लाइक सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस है। एक पर्सन, जिस पर्सन ने कुछ चीज सेल कर दिया और उस पर्सन के पास में टाइटल नहीं था, तो क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है क्या? और जो 2018 के कुछ नए अमेंडमेंट्स है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पीछे शेड्यूल देखेंगे तो कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, तो वो भी हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे क्लास में जाने से पहले कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं उसको आज उसको रेक्टिफाई करा देती हूँ। रेक्टिफाई सेक्शन 15 जब मैंने कहा था कि कौन पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है, तो मैंने उसके अंदर कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया था। देखिए क्या लिखा था एग्जाम्पल में, ए ने क्या किया, बी से पेंटिंग के लिए करा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ए इस क्या करवा सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि ये तो क्या है, ये एक इंडिविजुअल स्किल्स पे आधारित है। ठीक है, पर्सनल जो स्किल्स होती है उन पे आधारित है, नहीं करवा सकता। लेकिन क्या हुआ, बी ने 75% पार्ट कर दिया पेंटिंग का कंप्लीट, और एक्सीडेंट से, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब सी कौन है, बी का जो बेटा है वो सी है, वो भी एक आर्टिस्ट है। डन, वो भी एक आर्टिस्ट है। उसने क्या किया, उसने फुल पेंटिंग बना दी और ए के पास चला गया कि ए सर देखिए, ये जो 75% तो मेरे पापा ने कर दिया था, अब मैं 25% करा। ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब क्या हो सकता है, सी जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, किसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, किसका, बी का, वो भी क्या कर सकता है, स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करवा सकता है। मैंने क्या करा था, मैंने गलती से कर दिया था इट्स बीन एक्सेप्टेड बाय बी, यहाँ पे आएगा ए। डन, आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा। वो ए के पास चला गया वो बंदा कि सर मैंने, ये मेरे फादर ने कर लिया, और ए ने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब सी जाकर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करा सकता है ए के अगेंस्ट, इवन दो वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया था इनिशियल स्टेज में। अब देखिए स्क्रीन पे, मैंने बताया, हमने पढ़ा था सेक्शन 13, आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक पर्सन है जिसने क्या करा था, जिसने किसी अदर पर्सन को कोई स्पेसिफिक थिंग्स बेच दी थी या कोई इमोरल प्रॉपर्टी बेच दी थी उसने, लेकिन उस पर्सन के पास में क्या था, एंटाइटलमेंट नहीं था वो पर्सन सेल करने का। तो जिस पर्सन को सोल्ड आउट करी थी, परचेजर्स के अधिकार पढ़े थे हमने सेक्शन 13 में, आप लोगों ने देखना बेयर एक्ट में जाके। सेक्शन 13 में हमने परचेजर और लेसी है उनके राइट्स पढ़े थे कि वो पर्सन उस वेंडर के खिलाफ क्या क्या अधिकार वो क्या करवा सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 13 और सेक्शन 17 को साथ में पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं क्यों पढ़ा जाता है। स्क्रीन पे, वी नीड टू रीड सेक्शन 13 एंड सेक्शन 17 साइमल्टेनियसली। सेक्शन 13 स्पीक्स अबाउट द राइट of the purchaser and lessee against person with no title and imperfect title. Done. And section 17 enumerates that a contract to sale which is done by a person who has no title cannot be enforced. मतलब सेक्शन 13 तो किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 13 बात करता है परचेजर के बारे में, और सेक्शन 17 बात करता है वेंडर के बारे में जिसने चीज बेची है, और सेक्शन 13 बात करता है जिसने उस पर्टिकुलर थिंग को खरीदा है। सेक्शन 13 ये मैंने स्क्रीन पे लगा तो दिया है, लेकिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम आते हैं डायरेक्ट सेक्शन 17 पे। देखिए सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक पर्सन है, वो क्या है, किसी चीज को सेल कर रहे हैं और इसके पास में राइट ही नहीं है सेल करने का। मतलब इसने क्या करा, एक पर्सन से जो बी है उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया बी से। अब बी मान लीजिए बी इस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाह रहा है, तो क्या बोल रहा है, क्या ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है? तो सेक्शन 17 क्या कर देता है, बार कर देता है कि नहीं, ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता क्योंकि ए के पास में टाइटल ही नहीं था या इम्परफेक्ट टाइटल था। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, सबसे पहले सेक्शन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन
who has no title or cannot specifically enforceable. A contract to sale or let any immovable property cannot specifically enforce in favor of a vendor or lessor. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें यहाँ पे ए का मतलब पर्सन नहीं है, ए मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का या लेट करने का। लेकिन जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर्सन को अधिकार नहीं है कि वो चीज क्या करे, बेचे। तो वो क्या करवा सकता है, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट अब नहीं करवा सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसके फेवर में, who knowingly himself not to have any title to the property, जो ऑलरेडी जानता है कि यार मेरे पास में क्या है, मेरे पास में इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करने का अधिकार नहीं है, तो कोर्ट उसके फेवर में स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट की डिक्री नहीं देगा। और सेकंड, एक पर्सन को बाय चांस बाय मिस्टेक लगता है कि मेरे पास में अधिकार है, उसके पास में अधिकार नहीं है, लेकिन वो मतलब क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि उसके पास में अधिकार है। पढ़ते हैं स्क्रीन पे, who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the party or by the court for the completion of the sale give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। और दे ही नहीं सकता विदाउट रीजनेबल डाउट उस पर्सन को, जो अदर पर्सन को टाइटल दे ही नहीं सकता। अब क्या होगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। सेक्शन 17 सिंपल सी बात करता है कि जिस पर्सन के पास में क्या है, टाइटल नहीं है या इनपरफेक्ट टाइटल है, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकता किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट को। अब आए सेक्शन 18, और ये इसके अंदर गए सेक्शन 17 किस पे अप्लाई होता है, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 17 के जो रूल्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 को पढ़ने के लिए हमें जाते हैं दूसरी स्क्रीन पे। देखिए सेक्शन 18 क्या बोलता है, सिंपल सी बात आपको दिखेगा, मैं बताती हूँ स्क्रीन पे क्या बोल रहा है सेक्शन 18। देखिए सेक्शन 18 ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इसने पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने, बताइए, ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए क्या है, प्लेंटिफ है, और बी क्या है, डिफेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा बी को, हाँ मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं तुझे क्या सोल्ड करूंगा, व्हाइट कार। अब बी क्या ढूंढ रहा था, बी ढूंढ रहा था व्हाइट कार ढूंढ रहा था। तो ये सोचा कि चलो ए के पास व्हाइट कार है, मैं क्या करता हूं, मैं ए से व्हाइट कार खरीद लूंगा। मतलब मेजर बी का क्या इंटेंशन था, बी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आया था, क्योंकि कार का कलर क्या था, व्हाइट था, कार का कलर क्या था, व्हाइट था। अब डिलीवरी की जो डेट, मान लीजिए डिलीवरी की डेट 2 मार्च 2013 थी। डिलीवरी की डेट पर ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है मैं तो ब्लैक कार दूंगा, क्या दूंगा, मैं ब्लैक कार दूंगा। तो अब बी मना कर देगा, बी मना कर देगा, ए को लग गया चोट, ए को दुख लग गया। तो क्या बोल रहा है, क्या ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता है या नहीं करवा सकता, तो ये सेक्शन 18 बोल रहा है नहीं। सेक्शन 18 में सारी बात यही बोल रहा है कि जो प्लेंटिफ है अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि बी क्या बोल रहा है, बी ने एक वेरिएशन सेटअप कर दिया है, और उसको मतलब अब ए जो पर्सन है इसको क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता है। स्क्रीन पे आते हैं, मतलब आप बेयरेक्ट पे आते हैं, बेयरेक्ट में आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा सेक्शन 18। देखिए सेक्शन 18 बोल रहा है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, ठीक है, वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ठीक है, एक प्लेंटिफ क्या चाह रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट का इन राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट है, टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन। डिफेंडेंट क्या कर रहा है, वेरिएशन सेटअप कर रहा है। अब प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता अनलेस वो क्या कर ले, जो वेरिएशन डिफेंडेंट सेटअप कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर ले या नहीं, एक्सेप्ट करेगा तो ही क्या करेगा, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। देखिए क्या हुआ,
किसी भी तरीके से, चाहे फ्रॉड हुआ हो ए के साथ में, चाहे मिस्टेक हुई हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, मतलब ए को लग रहा था कि ब्लैक कार्ड हो, ब्लैक कार्ड दूंगा, चाहे उसने, है ना, लेकिन चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, लेकिन बी क्यों आया था एंटर में, बी क्यों आया था कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उसको व्हाइट कार्ड चाहिए थी। तो क्या लिखा हुआ है, वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इन इट टर्म्स और इफेक्ट, मतलब डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टी इज एग्रीड टू, पार्टी क्यों एग्री हुई थी, ब्लैक कार के लिए एग्री हुई थी, और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड टू in between the party on the basis of which the defendant entered into the contract, does not contain all the essentials का मतलब हम कह सकते हैं उस पर्सन ने कहा था कि यार मेरे को क्या है, व्हाइट कलर की कार चाहिए, लेकिन उसमें स्पेसिफिक इस तरीके के टायर होने चाहिए, ठीक है, व्हाइट भी चाहिए अलॉन्ग विद टायर भी होने चाहिए। भाई साहब ब्लैक कार दे रहा है बी, टायर सेम है, लेकिन सारी कंडीशंस तो फुलफिल नहीं कर रहा, तो बी क्या बोलेगा, बी एक कर देगा वेरिएशन सेटअप कि नहीं मैं सर ये कैसे, आप कैसे कर सकते हो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने तो क्या कहा था, मैंने इसको कहा था कि मैं व्हाइट कार लूंगा, ठीक है। तो अब ए जो पर्सन कार बेच रहा था वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। एग्जाम्पल देखिए, ए एग्रीज टू सेल अ व्हाइट कार टू बी, वी वांट टू बाय अ व्हाइट कार, only that's why he enter into contract with A, मतलब वो ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया था, कॉन्ट्रैक्ट में आया था कि मुझसे सिर्फ स्पेसिफिकली व्हाइट कार खरीदनी थी, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के टाइम पे ए क्या चाहता है, उसको ब्लैक कार डिलीवर करना चाहता है, बी मना कर देगा और ए एंटाइटल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड भी सेम बात ही बोल रहा है कि क्या था कि एक पार्टीज, मतलब जो दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने क्या सोचा था कि यार ये रिजल्ट निकलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का ये रिजल्ट निकलेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ तो वो पर्टिकुलर रिजल्ट दोनों पार्टी सोच रही थी वो रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। ए बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आया, ए ने बोला था बी को कि यार मैं तेरे को ये पर्टिकुलर रिजल्ट दे दूंगा, पर्टिकुलर लीगल रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ तो रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। तो मतलब क्यों नहीं आया, क्योंकि उन लोगों की क्या थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी पता था कि यार ये रिजल्ट नहीं आएगा, उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स को देखकर पता चल रहा है कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट का वो रिजल्ट नहीं निकल सकता था, लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर रिजल्ट ऐसा निकलेगा, फिर अब जाकर प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। आप डायरेक्ट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, स्क्रीन पे देखते हैं, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज was to produce a certain legal result, ऑब्जेक्ट क्या था पार्टी का, कि वो एक सर्टेन लीगल रिजल्ट को क्या करना चाहते थे, प्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उस अकॉर्डिंग फ्रेम नहीं किया गया, जिस चीज को वो प्रोड्यूस करना चाहते थे उस अकॉर्डिंग फ्रेम नहीं किया गया था। डन। थर्ड जो इसमें सर्कमस्टांसेस है वो देखते हैं, वेयर द पार्टीज हैव subsequently to the execution of the contract varied its terms। क्या बोला कि पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था, मैं आपको स्क्रीन से बता देती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल दिया, मान लीजिए ए है एंड बी है, वी से व्हाइट कार, लेकिन अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब इन्होंने क्या करा, अब ए ने क्या करा, कॉल करा बी को, यार बी मेरे पास में व्हाइट कार तो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, मैं तुझे व्हाइट कार दे, मैं तुझे क्या कर दूंगा, ब्लैक कार दे दूंगा। चलो बी बहुत खुश हो गया, ठीक है यार ब्लैक कार, मैं तो सोच ही रहा था मुझे ब्लैक कार चाहिए, तो एक काम कर तू मुझे ब्लैक कार दे देना। अब क्या हुआ, बी बहुत खुश हो गया, उसने सारे दोस्तों में बता दिया मेरे पास में ब्लैक कलर की ऑडी आ रही है, ब्लैक कलर की ऑडी आ रही है। डन। अब लेकिन क्या हुआ, ए आया, ए ने डिलीवरी के टाइम पे इसको येलो कार दे दी, पीले कलर की कार दे दी। अब बी बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को तो चेंज कर लिया था, सब्स्टिट्यूट जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन हुआ था उससे सब्सिक्वेंटली मैंने क्या करा, चेंज कर दिया था टर्म्स को। अब व्हाइट तो छोड़, तू तो ब्लैक तो छोड़, तू व्हाइट तो छोड़, तू क्या दे रहा है, येलो कलर की कार दे रहा है। बी लेने से मना कर देता है, तो ए अब स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि बी ने क्या कर दिया, बी बोल रहा है
वेरिएशन सेटअप कर दिया कि आपने वेरिएशन तो कर दिया था, आप उस वेरिएशन पे खड़े क्यों नहीं उतर रहे हो। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन पे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए A agrees to sell a white car to B, but subsequently they entered into a modified new contract to sell black car. At the time of delivery, A wants to deliver white car. A is not entitled to specific performance. इसका वो भी पढ़ लेते हैं, क्या है इसका जो सेक्शन है, where the parties have subsequently to the execution of contract varied its terms. अब वेरी कर लिया है, कोर्ट में वो बी बोलेगा कि सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया था, वेरी कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, अब ये मुझे व्हाइट कार देना चाह रहा है, मैं नहीं लूंगा, मैंने तो सब जगह सारी दुनिया में बोल दिया कि मुझे ब्लैक कलर की ऑडी मिल रही है, मैं तो ब्लैक कलर की ऑडी 2 मार्च 2023 को खरीद रहा हूँ, अब मैं कैसे खरीदूं व्हाइट कार, तो नहीं करवा सकता है। डन। अब आते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कहाँ पढ़ा, सेक्शन 14 में भी पढ़ा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। और हमने कहाँ पढ़ा, सेक्शन 16 में पढ़ा था पर्सनल बार्स टू रिलीव। ठीक है, किसी पर्सन ने यदि क्या कर लिया, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है, अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जिस पार्टी से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस पार्टी से करवा नहीं सकता। तो भाई क्या होता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, हमें पता होना चाहिए ना। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस देखिए मैं आपको जनरल मीनिंग में बताती हूँ, मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे व्हाइट कार चाहिए। ठीक है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे व्हाइट कार चाहिए। अब क्या हुआ, बी किसी रीजन से व्हाइट कार ए को डिलीवर नहीं कर पाया, तो ए को तो बहुत उसमें एक्साइटमेंट था कि मुझे व्हाइट कार चाहिए, ए ने क्या खरीद लिया, सी से व्हाइट कार खरीद ली। अब क्या बोल रहा है ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, समझ में आ गया कि ए ने क्या करा, सी से सब्सटीट्यूटेड में बी को सब्सटीट्यूट करके सी से व्हाइट कार खरीद ली, तो अब ए बी के अगेंस्ट केस नहीं ला सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डैमेज कॉम्पनसेशन का ला सकता है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ए बी के अगेंस्ट केस नहीं ला सकता है, क्योंकि इसने क्या करा, सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले ली सी से। डन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को बी को नोटिस देना पड़ेगा कि ये 30 दिन से कम का नोटिस नहीं देगा ये, और बोलेगा कि बी भाई तू एक काम कर, मैं तुझे 30 दिन का नोटिस दे रहा हूं, तूने जिससे मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुझे व्हाइट कार दूंगा, तो तू मुझे व्हाइट कार डिलीवर करवा। और यदि वो नोटिस नहीं देता है और सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लेता है तो वो गलत है, उसको नोटिस देना पड़ेगा। आ जाइए स्क्रीन पे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी। बी ने तोड़ दिया था, आप लोगों को पता है बी ने क्या करा था, व्हाइट कार को नहीं दिया, तोड़ दिया। द अग्रीव पार्टी मींस ए हैव द फॉलोइंग रेमेडी। ठीक है, शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू अ थर्ड पार्टी। ए ने क्या करा, सी से खरीद ली, और बाय हिज ओन एजेंसी, किसी भी अपने ए की कोई एजेंसी आप उसने उससे खरीद ली। लेकिन अब उसके पास में दूसरी रेमेडी भी क्या है, रिकवर द एक्सपेंस और अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड स्पेंट टू सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच। मान लीजिए वो कार बेच रहा था 20-25 लाख रुपए में, मतलब 25 लाख में बेच रहा था बी ए को। अब लेकिन ए को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे व्हाइट कार चाहिए, अब ए ने क्या खरीदा, सी से 27 लाख में वो कार खरीद ली, तो 2 लाख रुपए का क्या हुआ, 2 लाख रुपए का उसको डैमेज भी तो हुआ, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ए बी से वो 2 लाख रुपए ले सकता है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं करवा सकता। फिर आ जाइए, सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है, फॉर दिस द अग्रीव पार्टी हैज टू गिव नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या देना पड़ेगा, बी को 30 दिन से कम का, मतलब जो 30 दिन से कम का नोटिस नहीं होगा वैसा नोटिस देना पड़ेगा। एंड ऑन रिफ्यूजल और फेलियर्स टू डू सो, यदि बी रिफ्यूज कर देता है कि भाई नहीं लूंगा, और फेलियर्स टू डू सो, अग्रीव पार्टी क्या करवा सकती है, सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकती है। अब आए, फिर मैंने ये सेम बात बताई थी कि वो अग्रीव पार्टी क्या कर सकती है, एक्सपेंस और कॉस्ट रिकवर कर सकती है।
ठीक है, ये यही बोल रही है कि एक्सपेंस और कॉस्ट कब रिकवर करेगी, जब उसने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा लिया। मतलब वो जरूरी है कि ए ने सी से खरीद ली 27 लाख में कार, तभी वो बी से 2 लाख रुपए मांगी गई। फिर लिखिए आ जाइए क्या, बी थर्ड पॉइंट लिखा है, अग्रीव पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच, रेफर सेक्शन 14 एंड 16। देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो क्या है, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां लिखिए, नहीं सही है, अग्रीव पार्टी, जो अग्रीव पार्टी है मैंने आपको बता ही दिया था सेक्शन 14 और 16 में। अग्रीव पार्टी अब ये नहीं बोल सकती कि मेरे को क्या है, मुझे बी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना ही है, क्योंकि अब तो वो तो ले ही चुकी ना सी से, अब वो क्यों बोलेगी। तो अग्रीव पार्टी अब एंटाइटल नहीं है, बी से अब एंटाइटल नहीं कि वो क्या करवाए, कार, व्हाइट कार मुझे बी, वो बोलेगी मुझे नहीं बी से ही चाहिए, सी से ले चुका है, लेकिन वो बी को परेशान करने के लिए बोलेगी कि नहीं तू व्हाइट कार्ड लेकर आ लेकर आ लेकर आ। तो अग्रीव पार्टी एंटाइटल नहीं है क्लेम करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया क्या कर सकता है, ए बी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। डन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आई होप, वापस बताती हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिंपल सा, एक पर्सन ने क्या करा, दूसरे पर्सन को ब्रीच कर दिया, मतलब ड्यूटी ब्रीच कर दी, तो दूसरा पर्सन है किसी अदर पर्सन से क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले सकता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, कॉम्पनसेशन को क्लेम कर लेगा। अब जो मतलब 2018 आप लोगों ने पढ़ा, 2018 का जो न्यू अमेंडमेंट आया है उनमें शेड्यूल ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है, शेड्यूल्स ऐड किए गए। उसके अंदर देखेंगे आप तो दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आप खुद ही समझिए, देखिए आप कॉमन सेंस बताइए, एक जगह मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, किसी ने बोला कि मेट्रो का काम रुकवाइए, तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, मेट्रो का काम रुकवा दिया गया तो कितने सारे लोगों के राइट्स क्या हो जाएंगे, वॉयलेट हो जाएंगे। ठीक है, मेट्रो का काम क्या है, एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, भाई वो मेट्रो में कितने पैसे लग चुके हैं, वो सारी चीजें, तो कभी भी कोर्ट इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा, किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। सेक्शन 20 यही बोलता है, देखिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट under this act involving a contract relating to an infrastructure project specified in schedule। मैंने आपको बता चुकी हूँ 2018 में शेड्यूल ऐड हो गया था, लेकिन इससे क्या होगा, यदि इंजंक्शन दे दिया गया, where granting the injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। यदि मेट्रो का काम रुकवा दिया तो कितना सारा डिले हो जाएगा, कितना एक्सपेंस हो जाएगा। तो कोर्ट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या नहीं देती, इंजंक्शन नहीं देती है। सेक्शन 20 भी देखिए क्या बोल रहा है, क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मिलकर, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उस स्टेट का, वो क्या करेगी, एक या एक से ज्यादा सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना देगी, जो कैसे केस ट्राई करेंगे, ये सेक्शन 20A के केस ट्राई करेंगे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड केस ट्राई करेंगे। ठीक है, सेक्शन 20C क्या बोला, ये सेक्शन 20C पूरे एक्ट के लिए, मैंने खुद ने एग्जाम में मिस्टेक कर दी थी, मैं सिर्फ सोची थी कि सेक्शन 20C किसके लिए, सेक्शन 20A एंड 20C के लिए, लेकिन 20B के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सेक्शन 20C है ये पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए है। क्या बोलता है सेक्शन 20C कि कोई भी यदि इस एक्ट में सूट फाइल किया गया है तो कैसे डिस्पोज होगा, कितने टाइम में डिस्पोज होगा, उसे डिस्पोज करना पड़ेगा 12 मंथ्स के अंदर, कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 12 मंथ्स के अंदर। डन, और यदि कोर्ट को लगता है कि भाई मुझे और टाइम चाहिए तो वो 6 मंथ्स का मतलब 6 मंथ का टाइम ले सकता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। Notwithstanding any contained in CPC, a suit filed under this provision of this Act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summon to the defendant। डिफेंडेंट के पास जब से समन गया है उससे 12 मंथ्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, सूट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द सैड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन राइटिंग। लेकिन यदि 6 मंथ्स भी मतलब कोई काम नहीं हो पाया, कोई सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, यदि 6 मंथ्स को क्या करना है, 6 मंथ एक्सीड भी कर रहे हैं कोई, तो उसको क्या करना है, रिटर्न में लिखना पड़ेगा। डन, आई होप आप लोगों को ये सेक्शंस क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और किसी भी तरीके के आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन।